हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और हिंदी का पेपर तो आपका हो गया है। अब आपका 27 को मैथ का पेपर है। ये देखिए मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखा रही हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। उससे पहले ये निर्देशांक को देख लीजिए, इसमें क्या क्या बताया गया है। निर्देशांक में बताते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है करना, और इस प्रश्न पत्र में आ और बा दो खंड हैं। दो खंड होंगे जिसमें से आ में 1 नंबर के 20 को बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। और OMR उत्तर प्रपत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर या वाइटनर का प्रयोग ना करें। खंड बा में जो होगा वो आपके 50 प्रश्न होंगे विस्तृत उत्तरीय। इनमें से इस खंड में कुल प्रत्येक मतलब जितने खंड होंगे उसमें पूरे एक एक खंड में 5-5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट से लिख दिया गया है कि उनके कितने कितने खंड हैं, और उनके सम्मुख उनके अंक भी दिए गए हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन आता है लाइन से आप पढ़ते जाइए और उसको करते जाइए। ये नहीं है कि आप बैठ के सोचने लगो कि कैसे करना है क्वेश्चन को। और अगर आपका जो बायां पेज होगा उस पर आपने अगर कोई रफ वर्क किया है तो उसे कट कर दीजिएगा, ऐसे मत छोड़िएगा, अन्यथा आपका फालतू में नंबर जाएगा। इसलिए उसको रफ काम करने के बाद उसको कैंसिल कर दीजिएगा ज़रूर। और जहाँ पर रचना में जो डायग्राम की ज़रूरत हो और या फिर जो उसमें बनाना हो, चित्र वगैरह खींचना हो, उसे शुद्ध और एकदम साफ स्वच्छ चित्र ज़रूर बनाइए। अगर आप वो चित्र मांगा गया है और आपने अगर चित्र नहीं बनाया है तो उस पर आपके मार्क्स कटेंगे। तो चलते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका है खंड आ यानी पार्ट ए। इसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया है कि परिमेय संख्या 17/2 × 5 यानी कि 17/2 और 5 का दशमलव प्रसार लिखिए। और इनमें से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा, यानी दशमलव के कितने स्थान के बाद ये समाप्त होगा, इसको बताना है। तो इसको बहुत आसान है, इसमें आपको पहले ये बताना है कि ये शांत है क्या शांत। देखिए, शांत संख्या वो होती है जो 2 और 5 के पावर के रूप में हो, तो वो शांत होती है। और अशांत वो होती है जिसमें अगर 2 और 5 ना हो, कोई और अदर नंबर जैसे 2 है, कोई और नंबर इसके साथ आ गया, तो वो अशांत होती है। तो पहली बात तो ये है, लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे कि 2 की पावर जितनी हो उतनी 5 की भी पावर हो। तो चूंकि इसमें है नहीं तो इसको करके हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको करना है। देखिए, यहाँ लिखा है, फर्स्ट में लिखा है 17 और अपॉन 2 की पावर 2 × 5। तो हमको पहले तो पावर सेम कर देना है। 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर भी 2 होना चाहिए। तो 1 5 है पर 1 5 और नहीं है, तो इसके लिए अगर हम इसमें कहीं देखो, किसी संख्या में अगर हम ऊपर और नीचे दोनों उसी नंबर से अगर हम गुणा कर दें, ऊपर की संख्या में भी नीचे की संख्या में उसी संख्या से, तो हमारे इस नंबर पे कोई मतलब फ़र्क नहीं आएगा। जैसे देखिए 17 है और इसमें 5 की पावर 2 इसको हमको लाना है, यानी एक 5 इसमें नीचे और ऐड करना है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 × 5। देखो ऊपर मैंने 5 बढ़ा दिया और 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, इसको भी मैंने एक 5 इसमें भी ऐड कर दिया। नीचे किए तो ऊपर भी किए। अब इससे हम जब 17 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 5 होता है 85, ये हमने कर दिया। और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 5 2 जा 10 की पावर 2, पावर दोनों की सेम। अब इसका मतलब क्या है, देखो 85 यानी 85/100 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 × 10 यानी कि 100। इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो दो जीरो है तो दशमलव पीछे से 2 अंक आगे आ जाएगा, 1 2 यहाँ आ जाएगा, ये आएगा 0.85। अब यहाँ पूछा क्या था
यहाँ आपका क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि दशमलव स्थान के बाद कितने अंक पर समाप्त होता है। तो दशमलव के बाद हम देखते हैं यहाँ पर तो 2 डिजिट है, हमारी 2 नंबर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा 2 नंबर पर समाप्त होगा, यानी दशमलव के बाद 2 नंबर होंगे। ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अपने ओएमआर शीट पर उसको सर्किल कर दीजिए, सर्किल को भर दीजिए। चलिए, ये इंग्लिश में भी लिखा है, यही क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में, जिसको जिसमें समझ में आए उसमें आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। चलो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर ऐसे आ जाता है, दिया है कि बिंदु ब्रैकेट में लिखा है -3 और -5 की वाई अक्ष से दूरी। देखो कह रहा है वाई अक्ष से क्या दूरी होगी। जब वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो हम एक्स की जो वैल्यू होगी वो बताएंगे, और जब एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो हम उसको वाई एच वाले मान को बताएंगे। यहाँ पूछ रहा वाई एच से दूरी, तो देखो अगर हम देखें यहाँ पर तो वाई एच से दूरी क्या है, -3, एक्स वाला देख लेंगे, है ना। तो यहाँ -3 है, तो पर -3 जो होता है, देखो -3 हमारा आ रहा है एक्स अक्ष। देखो इसका मतलब ये है कि जब आपसे पूछे वाई एच से दूरी, वाई एच से दूरी अगर पूछता है तो ये बराबर होता है एक एक्स अक्ष से दूरी। जितनी दूरी वो एक्स अक्ष की होगी वही उसकी वाई अक्ष से दूरी है। तो यहाँ हमारा जो निर्देशांक दिया है -3 और 5 दिया है ना। तो ये जो -3 है ये आगे वाला एक्स होता है, ये वाई होता है। तो -3 है, तो क्या कभी आपने देखा है कि अगर हम किसी दूरी को नापते हैं तो क्या वो माइनस में नापते हैं? नहीं नापते हैं। तो इसका मतलब ये जो -3 है हमारा, अगर ये पॉजिटिव होता 3 होता तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ -3 है तो दूरी को कभी माइनस में नापा नहीं जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन में, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो यहाँ -3 दिया है पर +3 नहीं है, 2 है और 5 है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ बच्चों देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन आपका है संख्या 144 यानी 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आराम से करिए। देखिए कह रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसकी पावर कितनी आती है। देखो हम बताते हैं आपको, इसमें थर्ड क्वेश्चन का है 144, इसका अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 सते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तेई 6 और 2 छंग 12, इसी तरह करते जाएंगे, 2 एकन्नम 2, 2 अठे 16, एक बचा, 2 9 18 और फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकन्नम 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4 और इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, तो लिखेंगे 3 की पावर 2। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो घात कहाँ है, गुणनखंड ये है, इसकी घात ये है, तो घातों का योगफल कितना होगा, घातों का योगफल ये बोला है। तो घात हमारे है 4 और 2, तो हम इसको दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे 4 + 2 = आएगा 6। ये हमारा आंसर आएगा। देखिए 6 है क्या इसमें, यहाँ देखिए ये है 6, तो हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बहुत। अगर आपने पूरे एक्सरसाइज किए हैं, पूरे चैप्टर को लगाया है, तो आपका कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होना है। देखिए दिया गया है लासा, देखो ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या दी है, 132 और 288, ये हमारी नंबर्स है, इन दोनों का ही लासा दिया गया है इतना, और तो पूछ रहा है कि तो मासा होगा, मासा पूछ रहा है, तो इस पे फार्मूला आपका लगता है। इस पर फार्मूला क्या था कि 2 संख्याओं का गुणनफल = होता है लासा गुणे मासा होता है, इसी पर इसको लगा देना है। तो देखो हम लगा के आपको दिखाते हैं।
हमारी जो संख्या दी गई है, हाँ देखिए बच्चों, ये हमारी दो संख्याएं हैं जिसका लासा दिया है और मासा निकालना है, मासा ज्ञात करना है, पूछ रहा है। बताइए मासा क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। क्या होता है? मासा गुणे लासा। ये हम लिख दिए फार्मूला। अब दो संख्या हमारी कौन सी है? एक है 132 इंटू 288, ये दोनों लिख दिए। गुणनफल का मतलब होता है गुणा। और मासा और लासा, मासा तो हमें ज्ञात करना है, हम लिख देंगे मासा, और जहाँ लासा है वहाँ हम लासा लिख देंगे जो दिया है 31 और 68। ओके, अब देखो 132 और 288 को जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 38016। गुणा करना तो आपको आता होगा, इसको गुणा कर लीजिएगा दोनों, इतना आएगा, बराबर मासा लिख देंगे और गुणे लासा है 3168। ये मासा निकालने के लिए देखो इसके साथ ये गुणा हुआ, इसको दूसरी साइड लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 38016 बटे 3168। देखो बराबर हमारा है मासा। ये इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मासा आ जाएगा। देखिए यहाँ हम देखते हैं तो हमारा कट रहा है। अब इससे इसको हम अगर भाग देंगे तो डायरेक्ट इसको हम काटते हैं, एक बार पहले, ये एक बार फिर दो बार, ये 12 बार जाएगा। अगर आपको ना आता हो तो हम डिवाइड बता दें। देखो अगर इससे हम करते हैं तो 31 और 68 है, इसको 38016 से करेंगे तो देखो 3 है, एक 4 डिजिट है इसमें, 1 2 3 4, यहाँ तक लेंगे तो एक बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे, आएगा 31 68, यहाँ कर दिए 8, यहाँ पे 9 10 11 3 आया, और उसके बाद 9 में से 6 गया, 6 7 8 9 3, और यहाँ बचा है 7, 7 में से 1 गया 6, और ये कैंसिल, और ये 6 उतार लिए। अब ये हो गया कितना? 63 और 36, 3 दूना 6 होता है, दो बार ले जाएंगे तो 2 8 16, 2 छंग 12 और 1 13 3, 2 1 9 2 1 3 और 2 3 6। ये देखो कट गया, आया कितना? 12 यानी 12। तो मासा हमारा कितना आ गया? मासा इक्वल टू आ गया 12। ये हमारा आंसर है। देखिए आपके ऑप्शन में है आंसर कि नहीं, यहाँ देखते हैं हम, तो 12 ये आ गया, हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन, तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यदि द्विघात समीकरण, ये आपको समीकरण दिया है 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। यहाँ ध्यान देना, कह रहा है मूल बराबर है तो m का मान निकालिए। मूल बराबर होने का प्रतिबंध हमारे पास क्या है? मूल हमारे पास, देखो पहले हम समीकरण को उतार लेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया है 5 है, लिखा हुआ है कि 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0। कह रहा है मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है? मूल बराबर अगर होता है तो d इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ पर d का फार्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ 0 हमारा अगर है d, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अब यहाँ देखो ये जो मान होता है ये हमारा होता है a, और ये जो मान होता है ये है b, और नंबर है, देखो c की वैल्यू हमारी है ये हमने अब इसमें मान रख देना है, पुट कर देना है। b कितना है? -12, यहाँ लिखेंगे -12 का स्क्वायर है तो स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 रख दिए, इंटू c की वैल्यू कितनी है m, ये बराबर हमारा है 0। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 144 माइनस 4 3 12 m, इसको गुणा कर दिए
बराबर है 0। अब हम ये माइनस है इसको हम उधर कर देते हैं जिससे पॉजिटिव हो जाए। तो 144 बराबर माइनस से उधर जाएगा तो आएगा प्लस, और 0 में अगर हम जोड़ते हैं किसी नंबर को तो उतना ही आता है, यानी 12m। m निकालेंगे, इसके साथ ये गुणा है तो इसको लाएंगे इधर तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 144/12 बराबर m के। हमको m की वैल्यू निकालना है। 12 एकन्नम 12, 2 बच्चा 12 दूना 24, यानी कि हमारा आंसर कितना आया, m = 12। क्या देखें हमारा ऑप्शन है इसमें, देखते हैं इसमें 4 है, 9 है, 7 है, 12 है। ये देखो ये डी ऑप्शन सही है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, समीकरण ये दिया है आपको 5x² - 3x + 2 = 0। अब कह रहा है कि मूलों का योग, देखो मूलों का योग, मूल हमारे होते हैं अल्फा और बीटा, इनका योग निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए लिखा है 5x², पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x² - 3x और +2 = 0। मूलों का देखो, पहले तो ये हमारा है a और इसकी वैल्यू है, ये है हमारा b और ये हमारा है c, इतना तो आपको मालूम ही है। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है। अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/c के। तो यहाँ देखो -b हमारा कितना है, b कितना है -3, माइनस पहले से है तो हम यहाँ माइनस पहले से ये लगाएंगे और b की वैल्यू है हमारी -3, ये हम लिख देंगे b की वैल्यू -3/c कितना है 2, लिख देंगे 2। अब देखो माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, यानी कि 3/2। ये कैंसिल कुछ होगा नहीं, सिंप्लीफाई है पहले से ही। तो हमारा आंसर अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 3/2। देखते हैं क्या हमारा आंसर है इसमें, 3/2। ये देखो 3/2 कहाँ है, मतलब ये नहीं ना देना है। हाँ बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था कि पूछ रहा है, इक्वेशन दिए 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग, मूल मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग निकालना है। देखो इसके लिए ये हमारा इक्वेशन है और इक्वेशन में हमारा ये आगे का होता है a, ये है b की वैल्यू, ये है c की वैल्यू। इसमें अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। तो अब इसमें मान रख देते हैं, देखो माइनस पहले से है, मैंने माइनस लगा दिया और b की वैल्यू हमारी -3 है, लिख दिए -3 ब्रैकेट में, और a कितना है हमारा 5, हमने लिख दिया 5। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3/5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/5। क्या इसमें है देखते हैं, ये देखो 3/5, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, युगपत समीकरण। देखो समीकरण आपको दिया है, इसमें दिया है x + 2y = 70, यानी 70, और दूसरा समीकरण दिया है 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है। इसमें 3 प्रोबेबिलिटी थी, एक कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है और एक तीसरा था समांतर यानी संगत बराबर के हल हैं। तो इसमें हमको जो बोल रहा है उसी अनुसार चलना है। पहले हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, x + 2y = 70 और दूसरा तुम्हारा दिया है 2x और प्लस λy, लैम्डा ये है λy और = है 35। इसमें कोई हल नहीं है का प्रतिबंध क्या है, पहले तो कोई हल नहीं है का हम प्रतिबंध हमें याद होना चाहिए। कोई हल नहीं है के लिए कब लगता, कौन सा फार्मूला लगता है, a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये फार्मूला हमें लगाना है इसमें। और इसके लिए हम देखते हैं, पहले हम a1 और a2 क्या है, ये ऊपर वाला आगे, इसके आगे जो नंबर होगा कुछ नहीं है तो 1 है, ये हमारा a1 है और ये हमारा a2 है, और ये हमारा b1 है और ये हमारा b2 और ये हमारा c1 और ये हमारा c2। अब हम मान रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो a1
यानी कि हमारा 1 है, और A2 कितना है, 2 है, ये लिख दिए, इक्वल टू B1 कितना है, 2, और B2 कितना है, लैम्डा, ये हो गया। और नॉट इक्वल टू C1 कितना है हमारा, 70, और ये है हमारा 35, C2। लेकिन हमको लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो हम इस पर नहीं हमें जाना, हमें सिर्फ इतने से मतलब है। हम यही इतना पोर्शन ले लेंगे कि 1/2 इक्वल टू 2 लैम्डा, 2/λ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो y का 1 से गुणा होगा, तो लैम्डा का 1 से गुणा होगा तो आएगा लैम्डा इक्वल टू, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, तो हमारा आंसर कितना आया, लैम्डा इक्वल टू 4। ये हमें निकालना था। ये देखिए आंसर हमें मिल रहा है इसमें, ये हमारा है 4, यानी कि ये डी ऑप्शन सही है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि बिंदुओं ए का पॉइंट दिया है -4 2 तथा बी है यहाँ 5 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट दिया गया है। ये हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसको देखो बच्चों कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक लाइन खींचेंगे। ये इसमें है पॉइंट ए और पॉइंट बी, जितना पॉइंट का वैल्यू दिया है वो रख देंगे निर्देशांक, और इधर निर्देशांक ये तुम्हारा है x1 y1, ये x2 y2, और ये तुम्हारा है मिड पॉइंट p पर जो पॉइंट दिया है उसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखो इसको x और y कहते हैं। जब मध्य बिंदु दिया होता है तो उसके लिए हमें फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। हमें निकालना है a की वैल्यू, तो हम एक ही से काम चला लेते हैं। ये देखो x की वैल्यू हमारी कितनी है, a/8, यहाँ हम लिख देंगे a/8। ये देखो a/8 है, ये इक्वल होगा हमारा x1 प्लस x2। x1 कितना है -4, ये हमने रख दिया, और x2 कितना है हमारा 5, ये हमने रख दिया। दोनों को ऐड करेंगे यानी प्लस माइनस माइनस हो रही, संख्या घट जाएगी, तो हमारी संख्या कितनी आएगी, यहाँ हमारा आ जाएगा, देखो इधर ये जाएगा, ये 2a, और यहाँ हमारा आएगा, घटाने पर आएगा 1, यानी कि 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 1 से 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा। तो 2a इक्वल टू 8 है, तो a इक्वल टू 8/4 करेंगे, यानी 8 से 2 को भाग देंगे, 2 चौको 8, तो हमारी a की वैल्यू आ गई 4। क्या देखें इसमें आंसर है हमारा, देखिए a की वैल्यू हमारी है 4, ये हमारा आंसर सही है। लाइन है दोनों बराबर भागों में काट रही है, तो इसका मतलब ये बराबर, ये अनुपात ये और ये रेशियो, ये हमारा लग जाता है बीपीटी थ्योरम। पर अभी यहाँ इसकी जरूरत नहीं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। रेखाखंड यहाँ तक बताया, यदि पी क्यू हमारा कितना है, ये पी क्यू हमें दिया गया है 1, और बी सी, पी क्यू और बी सी का रेशियो दिया है, ये 1 और ये 3 है। तो कह रहा है कि ए पी यानी ए पी और पी बी इसका अपान इसका रेशियो हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए हमारा ये त्रिभुज है, जो हमें 1:3 के रेशियो में ये पैरेलल लाइन है, और इसका रेशियो है 1:3, ये हमें दिया गया है। देखो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC और तथा ट्रायंगल, देखो ABC बड़ा ट्रायंगल और छोटा सा ट्रायंगल APQ को लेते हैं, समरूप होंगे। दोनों क्या होंगे, अगर पैरेलल लाइन है तो ये हमारे त्रिभुज भी समरूप हैं। तो जब समरूप होता है तो उसका कंडीशन होगा AB ये वाली साइड इस वाले त्रिभुज की साइड के बराबर अपॉन, देखो AB/AP होता है, इक्वल टू होगा, इसका बेस लेंगे, बेस के बराबर B/PQ ये ले लिए, और BC/PQ हमें दिया है 3:1, 1:3 है, यानी हम पहले BC लिए हैं तो 3 ऊपर लेंगे, 1, 3:1। अब इसमें हम देखते हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा BC है, देखो AB जो हमारा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हैं। हमने लिख दिया AP प्लस PB, और नीचे हमारा था AP, ये लिख दिया, इक्वल टू 3 रेशियो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो हम इसको इसके इक्वल कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 3AP बराबर
AP प्लस BP। अब इसको AP है, AP को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, 2AP आएगा। और उसके बाद हमारा आ गया 2AP इक्वल टू PB। अब हम जब देखो यहाँ पर PB को इधर लाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो PB 2AP अपॉन PB इक्वल टू 1 बचा। और जब हम फिर ये हमारा नंबर है इसको इधर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी AP और PB की जो रेशियो, यानी AP और PB का जो रेशियो हमारा आया है वो 1:2 आया है। देखो 2 हमारा आ गया कि नहीं, हमारा आया 1:2। देखें क्या हमारा 1 पॉइंट हमारा आंसर करेक्ट है, ये है ये। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, त्रिभुज ABC में यदि AB दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर और AC दिया है 12 सेंटीमीटर और तथा BC दिया है 6 सेंटीमीटर, तो एंगल B का माप होगा। हमें बताना है कि एंगल B, तीनों साइड पे हमें एंगल बताना है। तो इसके लिए हम चलते हैं, बताते हैं कैसे लगेगा। देखिए ये हमने ट्रायंगल एक बना लिया। अभी मुझे पता नहीं है कि राइट ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है, पर इसकी साइड्स हमें दिया है, हमने साइड लिख लिया इतना इतना इतना, ठीक है। तो इसको पहले चेक करेंगे कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल हमारा मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है, तो इसके लिए समकोण त्रिभुज जानकारी के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब अगर ये समकोण है तब तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इसको पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या ये है। तो इसमें सारी साइड्स दी गई हैं, लिख लिए। फिर हमने देखो यहाँ लिखा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पहले हम AB का स्क्वायर निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया 6√3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 यानी 36, और √3 का स्क्वायर होता है 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा। दूसरी साइड हम निकाल लेंगे BC 6 सेंटीमीटर दिया, BC का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर यानी 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए AC का स्क्वायर निकालेंगे। AC हमारा दिया है 12 यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब देखो, अब हम चेक करते हैं कि क्या कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हमारा AB है प्लस BC इक्वल टू होना चाहिए CA के। करके देखते हैं, 108 आया था, 36 आया था, इसका 144। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 144 देखो सेम आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है 90 अंश का एंगल होगा। समकोण अगर त्रिभुज है तो मतलब है कि इसका कोण 90 अंश का होगा। तो देखिए हमारा इसमें 90 है, ये है हमारा पॉइंट B, ये 90 अंश, ये हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों 11वां क्वेश्चन हमारा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो त्रिभुजों के दो त्रिभुज है जो समरूप है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16 और रेशियो 25। त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, उसकी जो भुजाएं हैं संगत भुजाएं उसका अनुपात बताना है। तो इसके लिए देखिए फार्मूले का यूज, देखिए 11th में हमें ये पता होना चाहिए, फार्मूला रटा होना चाहिए एग्जाम टाइम पे, कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। समझ में आया? यानी भुजाओं को का अनुपात निकालना है तो इसको वर्ग करना होगा। तो अब यहाँ हमें देखो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया था, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात 16/25 दिया, 16:25 दिया था, यानी 16/25 कर देंगे और बराबर। और यहाँ पर देखो एक त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। अब हमें यही निकालना है, दोनों त्रिभुज की भुजा जो है इसका हमें अनुपात निकालना है। तो ये बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, ये हमने रूट कर दिया। 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का, और 25 किसका होता है? 5 का ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया 4/5 यानी 4:5 हम लिख देंगे। भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:5 है, ये है। देखिए 4:5, ये हमारा बी ऑप्शन सही है। हाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है तुम्हारा कि चित्र में, ये चित्र हमें दिया गया है, इसमें AB है 3 सेंटीमीटर और AC दिया है 6 सेंटीमीटर और BD दिया है 2 सेंटीमीटर और CD दिया है 4 सेंटीमीटर। इसमें हमें बताना है कि एंगल BAD
यानी ये वाला एंगल और एंगल CAD यानी ये एंगल, ये दोनों का अनुपात बताना है कितना होगा, इसका अनुपात। तो इसको करने के लिए देखिए ये हमारा है, ये हमें दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके साइड्स का रेशियो निकाल लेंगे, AB अपॉन AC, ये है AB और ये AC निकालेंगे तो आएगा 3/6 यानी 1/2 रेशियो आया। उसके बाद दूसरे वाली साइड का इसका निकाल लेंगे, ये हमारा आ गया BD अपॉन CD, ये हमारा ये भी 1/2 आया, दोनों बराबर आ रहा है। एंगल A का भाजक AD, एंगल A का भाजक ये जो हमारा काट रहा है AD सम्मुख भुजाओं को संलग्न भुजाओं के अनुपात में बांटता है, यानी ये जो हमारा AD है ये इन दोनों को अनुपात में बांटता है। तो इसके लिए हमें AD एंगल A का अर्धक होगा, ये जो AD हमारा है ये इन दोनों को आधा यानी एंगल को आधा आधा करता है, ये हमें पता है। तो एंगल को जब आधा करता है तो इसका मतलब है कि हमारी ये साइड दोनों होगी इक्वल, यानी 1:1। इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा है, ये भाजक होता है तो ये दोनों को सेम एंगल, इसका दोनों का एंगल जो होगा वो 1:1 होगा। देखिए ये हमारा है बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 13 हमारा है साइन 31 डिग्री और अपॉन कॉस 59 डिग्री यानी 31 डिग्री और 49 डिग्री का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन हमारा है 13 साइन 31 डिग्री और अपॉन दिया है कॉस 59 डिग्री का मान निकालना है। कभी भी जब ऐसा सवाल दिया होगा तो ये बिल्कुल आसान होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो लेकिन फिर भी कैसे करना है, देखो ये जो हमारा है इसमें हमको 90 माइनस थीटा का यूज़ करना है। यहाँ देखिए ये लिखा है, इसको हम यूज़ करेंगे 31 को हम 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले पर लगाएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू द कॉस थीटा, दोनों को इक्वल कर देना है। तो साइन हम लिखेंगे 90 और नीचे वाले का करना माइनस, तो इसको 90 में से 59 को जब हम 90 में से घटाएंगे तो हमारा 31 आएगा। तो यानी नीचे वाले से कर दोगे सीधा सीधा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला बना कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस थीटा का मतलब ये 59, तो ये कॉस 59 अपन हो गया, दोनों को कैंसिल करेंगे आएगा 1। तो हमारा आंसर कितना आया 1। देखिए इसमें है, ये हमेशा याद रखना कि ऐसे सवाल आते तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये का करेक्ट पड़े। देखिए बेटा ये हमारा डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 का। चित्र में बिंदु O ये है का बिंदु A और P पर अवनमन कोण की माप बताने। पहले अवनमन कोण होता क्या है, अवनमन कोण जो होता है ऊपर से नीचे देखने पर, यानी कि ये ऐसे बनता है, इसमें बनेगा और इसका देखेंगे तो इसका ऐसे बनेगा इस पॉइंट का। अवनमन कोण पूछ रहा है, अवनमन कोण हमारा अगर हम इसका देखें A पॉइंट का, तो यहाँ देखो जो यहाँ एंगल बनता है ये इस एंगल पर बनता है। तो अगर ये 45 है तो हमारा A की वैल्यू आएगी एंगल A 45 आएगा, ठीक। और एंगल P निकालना है तो यहाँ देखो ये बन रहा है, अब यहाँ पे तो है नहीं, अगर हम देखें तो यहाँ इतने की वैल्यू नहीं है, अगर इतने की पता होती तो अपोजिट कर देते, ये तो पूरे इतने की थी, इसका वैल्यू हो गया, ये इसका अवनमन कोण हो गया 45, पर इसका नहीं दिया, इसका यहाँ दिया है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक क्या बन रहा है, एक बन रहा है समकोण यानी 90 अंश। तो 90 में से 60 इधर दिया है, 90 में से 60 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे 60 को तो आएगा हमारा 30 अंश। तो 30 अंश हमारा आंसर आया, यानी A हमारा है 45 और B हमारा आ गया अनुमान कोण 30। तो देखते हैं हमारा ऐसा ऑप्शन कहाँ है कि पहले आएगा 45 फिर 30, यानी ये B वाला ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान दे कर करना, इसको गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, यानी उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल किसी वृत्त का समान है दोनों, तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखिए समान है तो समान होने के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है, अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि परिधि और क्षेत्रफल समान है। देखिए हम अगर इसको निकालते हैं तो हम वृत्त की परिधि कह रहा है वृत्त की परिधि इक्वल है क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के,
ठीक, इतना है। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल को इस तरफ ले आए तो नीचे आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं परिधि अपॉन क्षेत्रफल, यानी नीचे क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो वृत्त हमारा होता है ऐसे होता है। परिधि हमारा क्या है, परिधि बाहर का सर्किल, बाहर वाला सर्किल का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। अगर हमें परिधि निकालना है तो 2πr। और क्षेत्रफल जो होता है ये अंदर का एरिया होता है, तो क्षेत्रफल जब निकालना होता है तो इसका होता है πr²। ये हमारा है। देखिए हमने रख दिया मान, परिधि का रख दिया 2πr और इसका रख दिया हमने πr²। तो अब यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2/r। ये हमारा आया 2/r आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, r की वैल्यू। हमारा रेशियो यहाँ पर कितना है, दोनों बराबर है, इक्वल, तो 1/1 हमने यहाँ रखा और इसको क्रॉस करेंगे तो r = आ जाएगा 2। ये हमारे r की वैल्यू। त्रिज्या हमसे पूछा था, त्रिज्या हमारा निकल गया। देखते हैं आंसर क्या मिलता है इसमें। देखिए r = 2 मात्रक, ये मिल गया हमारा। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, 16। एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं, ठोस धातु है जिसका जो घनाभ के आकार का है, इसकी विमाएं दी गई हैं 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर, और पिघलाकर उसे पिघलाया गया है और पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या बताइए। पूछ रहा है कितनी संख्या घनों की होगी। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमें दिया गया है एक घनाभ। ये हमारा क्या है, घनाभ की आकृति है, इसको पिघलाकर बनाया गया है घन। तो हम पहले जितना हमारे पास मटेरियल था उसका ये क्या है, इसका आयतन ही तो होगा, जो इसका पूरा हम जो भी चीज़ें हैं अमाउंट, कितनी अमाउंट है अगर निकालना है तो वो उसका क्या होगा, आयतन। इसका आयतन जो होगा, अगर हम एक घन के आयतन से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हम लिखेंगे घनों की संख्या = घनाभ का आयतन, जो हमारा पूरा मटेरियल है, अपॉन 1 घन का आयतन। तो घनाभ को आयतन का फार्मूला क्या होता है, L × B × H, और घन का फार्मूला क्या होता है, A का क्यूब। अब यहाँ देखो हमें इसका मान दिया है 9 दिया है और 8 दिया है और 2 दिया है, ये हम मान रख देंगे 9, 8 और 2। और घन भी ये दिया है 2 मीटर का, यानी 2 × 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8, फिर इस 2 से फिर 2 काटेंगे, 2 आया, 9 दूना 18, यानी टोटल हमारे कितने घन बनेंगे, 18 घन बनेंगे। देखते हैं आंसर, ये हमारा ए ऑप्शन सही है। देखिए बच्चों 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। एक आपको सारणी दी गई है, सारणी में वर्ग अंतराल दिया गया और बारंबारता। अब इसका माध्य पूछ रहा है। माध्य का सीधा फॉर्मूला है कि हमको चार्ट बनाना होगा, यानी कि हमें ये दिया गया है x दिया है, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया है और यहाँ पर ये f दिया है। पहले हमें x निकालना होगा, fx निकालना होगा, तब फार्मूला यूज करना होगा। देखिए मैंने ये कर रखा है, इसको देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 1, 2 और हमें ये बारंबारता, ये दो चीज़ें हमारे इस चार्ट में दी गई थी, ये नहीं दिया गया था। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 को और इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़कर /2 कर देते हैं, यानी 0 + 10 करेंगे /2 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 10/2, यानी 2 पंचे 10, ये हमारा 5 आया। इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 का आधा कितना होता है 15। अब यहाँ देखो 5, 15 यानी 10 का डिफरेंस आया, 10 10 जोड़ते जाओ, यहाँ 15, 25, 35, 45, ये इसका माध्य निकला है। निकलने के बाद ये तुम्हारा x है और ये f है, दोनों को गुणा कर दो, दोनों को गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ पे 15 5 75, ऐसे पूरा इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखो f को जोड़ लेंगे, सिग्मा f हो जाएगा, सिग्मा f हमारा आएगा 20 इसको जोड़ने पर, और fx को भी जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा fx कहलाएगा, जिसका मान आएगा 430। दोनों निकल गया। अब हम माध्य निकालेंगे। माध्य का फार्मूला होता है कि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। मान रख देंगे, सिग्मा fx है 430/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 × 1 = 2, नहीं एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, ये हमारा आंसर कितना आ गया 21.5। स्पीड में करना है और अपने आप गोले को भरते जाइएगा आंसर। देखिए कहाँ है 21.5, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है 18वां, कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक। देखो समांतर माध्य दिया गया है और बहुलक आपको दिया गया है। समांतर माध्य 28 है और बहुलक है 16।
कह रहा है कि माध्यिका होगी। अब इसमें आपने अलग अलग सवाल लगाया होगा, समांतर माध्य अलग, बहुलक अलग, माध्यिका का अलग, लेकिन इसमें एक फार्मूला ये बनता है कि जिसमें समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका को लेकर फार्मूला है, वो आपको याद कर लेना है, एक नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए इसी को आप रखेंगे और मान को रख देंगे। हमें समांतर माध्य दिया है, बहुलक दिया है, माध्यिका ज्ञात करना है। फार्मूला आपको याद करना है। देखिए कि बहुलक होता है, बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये एकदम पक्का याद कर लीजिएगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। अब देखो हमें माध्यिका निकालना है, माध्य दिया है, बहुलक दिया है, जो जो चीज़ें दी हैं उसमें मान रख देंगे। बहुलक दिया है 16 रख दिए, 3 माध्यिका हमें पता नहीं है, m रख देते हैं इसकी जगह 3m, और माइनस 2 माध्य दिया है, 2 इंटू माध्य का मान दिया है 28, ये रख दिए। इसको गुणा करेंगे 56 आएगा 16। अब देखो नंबर को इधर कर दो और 3m है ये यहीं रहेगा, ये माइनस में है 56, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 16 में इसको जोड़ देना है। दोनों को जोड़ दिया, आया 72। अब m निकालेंगे तो 3 इधर आ जाएगा नीचे, तो इसको काटेंगे तो आएगा 24। इतना सॉल्व करना आपको आता होगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का मान आ रहा है 24, यानी कि हमारी माध्यिका बराबर आएगी 24। क्या ऐसा है? ढूंढ ले आंसर। देखिए माध्यिका बराबर हमारा है 24 आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। ये तो बहुत आसान सा है। देखो बारंबारता बंटन, बारंबारता बहुलक कैसे ढूंढते हैं? इस बारंबारता को देखेंगे और इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वो हमारी बारंबारता वर्ग, ऊपर जाएंगे तो ये हमारा वर्ग कहलाएगा, बहुलक वर्ग 3 से 5। अब देखो ऑप्शन कहाँ है? 3 से 5 ये है, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें दिया निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। ये भी वही पूछा है, माध्यिका वर्ग। अब इसमें माध्यिका वर्ग पूछा है, इसमें देखो बहुलक वर्ग पूछा था 19 में, अब इसमें पूछ रहा है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग के लिए हम ऐसे देख कर नहीं बता सकते, इसके लिए हमको संचयी बारंबारता निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं देखो। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गांतराल और बारंबारता, ये दो चीज दिया है, इसका एक और चार्ट बना लेंगे, संचयी बारंबारता। तो इसको जब हम सम करेंगे यहाँ पर, तो ये सारा सम आ रहा है 15। चाहे तो हम आगे कुछ ना करें, लेकिन इसको जरूरी है, नहीं करेंगे तो हमें वर्ग नहीं पता चलेगा, है ना। ठीक है, देखो ये हमारा संचयी बारंबारता कैसे बनता है, 4 लिखोगे, फिर 4 इसमें तुम दूसरे वाले जोड़ोगे तो 4 5 9 हो गया, और 9 में फिर 13 जोड़ोगे तो ये 22 आ गया। इसी तरह ऐसे नीचे जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, और ये जो हमारा f का टोटल होता है और संचयी बारंबारता तक लास्ट, ये दोनों सेम आना चाहिए। अब ये आ गया, देखो ये हमारा है n, तो n इक्वल टू 50 हो गया, तो n/2 निकालेंगे, आएगा 25। ये जो हमारा 25 आया है, इसमें हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता में किस उसमें आ रहा है नंबर में, तो 22 कम है, 42 ज़्यादा है, यानी इसी के अंतर्गत हमारा आएगा, क्या आएगा, 25 आएगा, इसमें आएगा। तो ये जो 25 है, यही इसी लाइन पे हम ऐसे सीधे चलेंगे, तो इसके सामने वाला जो होगा ये हमारा f कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, f, और इसके सामने जाएंगे तो ये हमारा माध्यिका वर्ग कहलाएगा, यानी 30 से 40। तो हमसे पूछा क्या था, माध्यिका वर्ग पूछा था, तो ये हमारा माध्यिका वर्ग है। इसको निकालने के लिए हमें n पता होना चाहिए, n पता होगा तब हम यहाँ से ढूंढेंगे, तब आगे जाएंगे। 30 से 40, देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 30 से 40, ये हमारा है ये बी, ऑप्शन बी हमारा राइट है। बेटा एग्ज़ाम में जब आपको ये पेपर मिलेगा तो उस समय आप इसमें टिक मत करिएगा, मैंने कर दिया है, पर आप मत करिएगा, नहीं तो चेकिंग होगी तो आप पकड़े जा सकते हैं। तो कोई भी टिक मत लगाइएगा, आप सीधे सीधे अपने गोले को भरिएगा, ऑप्शन को, ठीक है। और रफ काम जब कर लीजिएगा तो उसको बाद में कैंसिल कर दीजिए, जहाँ भी करिए रफ काम। तो बच्चों देखो अब हमारा आता है खंड बा, यानी पार्ट सेकंड, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको डिटेल से आंसर देना है और अपनी कॉपी पर लिखना है। वो अब जो आपने ओएमआर शीट पर भरा वो 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब इसको देखिए कैसे लिखना है और कैसे इसको करना है, एक एक टॉपिक को लिखना है। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन हैं, सभी खंड करना है। इसमें A B C D E F 5 है,
2 2 4 2 6 क्वेश्चन दिए हैं और सभी करने हैं, 2 मार्क्स 2 मार्क्स के हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि ए सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, या तो √3 का या √2 निकालने का, या फिर और जो भी क्वेश्चन आएगा जैसे मैं बताऊंगी इसी तरह उसको भी करना है, सिर्फ इसमें नंबर चेंज हो जाएंगे, मगर आता ज़रूर है। इसको देखिए ध्यान से कैसे करना है सॉल्व। हाँ देखिए बच्चों, इसको पहले सबसे पहले लिखेंगे पार्ट बी, प्रश्नोत्तर नंबर 1 ए। यहाँ पर ए करेंगे तो ए डाल देंगे। अब यहाँ लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमको पहले मानना होगा। उसमें कह रहा था कि प्रूव करके दिखाओ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम अपोजिट मानेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि √3 एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है मानेंगे। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो रेशियो वाली संख्या होती है, बटे वाली। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? √3 को हम कह सकते हैं कि माना √3 इक्वल टू हो गया a/b, यानी एक परिमेय संख्या का रूप। जहाँ a और b, देखो जहाँ a और b एक सह अभाज्य संख्या है, ये भी लिखना जरूरी है, इसको आप लिखेंगे। और सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य मतलब कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर है a और b है, तो दोनों का जो गुणनखंड मतलब कॉमन नंबर होना चाहिए जिससे डिवाइड होगी, वो सिर्फ 1 होनी चाहिए, 1, उसके अलावा नहीं। तो अब हम इसको चेक करते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हमने वर्ग कर दिया, इसका भी और इसका भी वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इसमें आएगा 3 और इसका हो जाएगा a² या हम इसको लिख सकते हैं, उसको उधर ले जाएंगे तो आएगा 3b² इक्वल टू a²। इसको हम बैठे हैं, हाँ देखिए, फिर यहाँ ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3b² इक्वल टू a²। अब हम अगर b² खाली लेते हैं तो b² इक्वल टू a²/3, मतलब ये कहने का है कि a² जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 a² को विभाजित करता है, पहला तो ये लिखेंगे। तो हमारा एक परिमेय है, परिमेय फर्स्ट जो है इसमें, उसमें ये कहा गया है कि अगर a² को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी परिमेय फर्स्ट है। तो हम इसके अनुसार यहाँ लिखेंगे कि 3a को भी विभाजित करेगा। ये भी लिखना जरूरी है कि परिमेय फर्स्ट से, इस वजह से हम बता रहे हैं। तो अब तो ये हमारा हो गया एक, a² को हमने देखा 3 से विभाजित है। दूसरा हम लिखते हैं, यहाँ देखते हैं, लिखते हैं कि अब मान लेते हैं, माना a बराबर, हम a को प्रूव कर चुके हैं इसलिए अब a को मानेंगे। यहाँ हमने माना a इक्वल टू 3m, लिखते हैं पहले कि अगर a को हम मान लें 3m है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कोई नंबर है, तो इसे a की जगह पर समीकरण 1 में 3m को रखने पर समीकरण 1 हमारा, हाँ देखिए बच्चों ये हमारा समीकरण 1 है, 3b² इक्वल टू a²। इसमें जहाँ a है वहाँ हमने 3m रख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। 3 का स्क्वायर होता है 9 और m का स्क्वायर होगा m²। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम काटें तो यहीं डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 3 3 का 9, लेकिन ऐसे हमने इधर ला के काट दिया है। तो बच्चा क्या, b² इक्वल टू 3m का स्क्वायर। अब देखो b² इक्वल टू 3m का स्क्वायर, तो हम इस m² निकालेंगे, m², तो ये 3 चला जाएगा इसके नीचे, यानी हम कह सकते हैं b²/3। यहाँ देखो, अब जिस तरह से a² को 3 का डिवाइड कर रहा था, उसी तरह हम देख रहे हैं कि b² को भी 3 विभाजित कर रहा है, 3b² को भी विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है b को भी विभाजित करेगा ना। तो अब आगे देखिए, हाँ देखिए बेटा, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम यह कह सकते हैं कि a और b, इतना आपको लिखना पड़ेगा। 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, यानी कि तीनों में 3 जो है जिससे वो कट रही है और गुणनखंड है उसका। परंतु यह इस तथ्य को विरोध करता है, जो हमने माना था उसका विरोध करता है। अगर a और b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमने माना था कि ये a और b क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है, मतलब इसका और कोई गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक है, कॉमन नंबर 1 और कोई नहीं, सहअभाज्य का मतलब ये। पर यहाँ तो 3 भी आ गया उसका गुणनखंड, तो अतः हमारी परिकल्पना गलत होती है।
तो गलत अगर हो गई तो वो हमने जो माना था परिमेय है वो परिमेय नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आप करके आएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करे तो है क्वेश्चन नंबर 2 बी है। इसमें फर्स्ट का बी लिखा है, यदि 10a + b = 1 और 10a - b = 1/√3 और 0 कह रहा है 0 से ज़्यादा है, a + b का जो मान आएगा वो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल होगा और 90 से शॉर्टर देन यानी कम होगा और इक्वल हो सकता है, इतना मान आ सकता है a + b का। तो यहाँ पर हमको a और b का मान ज्ञात करना है। ऐसे ही आपके कोई भी क्वेश्चन, इसमें के क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं, इस सिर्फ a + b की यहाँ वैल्यू चेंज रहेगी और यहाँ वैल्यू, मगर करना एक ही मेथड से है। एक आप सीख लीजिए और एक आध दो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। तो देखिए दिया है हमको क्या, 10a + b = 1। एक 10 के किस मान के लिए 1 होता है, तो आपको 10 sin cos 10 सबकी वैल्यू भी याद करनी है। देखिए 1 होता है 1045 का मान, तो हम यहाँ लिखेंगे 10a + b = 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1045। तो 10 से 10 कैंसिल, हमारा बच्चा क्या, a + b = 45। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा मान हमें क्या दिया था, 10a - b दिया है 1/√3। 1/√3 10 के कौन सा मान होता है, 10 के किस मान के लिए, 10 के 30 के लिए। तो हम लिखेंगे 10a - b = 10 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो a - b = आया हमारा 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गया है, इसको हम जोड़ दे या घटा दें, जो भी करेंगे करके हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे और भी कर। देखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर किसी भी मेथड से आप हल कर लीजिए। यहाँ देखिए ये हमने इसको दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ते समय साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो b प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ये जुड़ गया 2a और इसको जोड़ लिया तो आया 75। 2a देखो आया है 75, तो a निकाल लेंगे, a हमारा 2 इधर लाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2 3 6 और 2 7 14, 2 ये आया 37.5। एंगल ए की वैल्यू आ गई। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, ये देखिए हमने रख दिया, 1 की जगह हमने रखा 37.5, बी छोड़ दिए और 45। बी निकालेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 45 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 7.5 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 37.5 और एंगल बी की वैल्यू हमारी आ गई 7.5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, ये हमारा सी है। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर का क्यूब दिया है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक घन है, 2 घन है और दोनों घनों को का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर। तो उसको दोनों घनों को, प्रत्येक का, एक घन का 64 सेंटीमीटर आयतन है और 2 घन आपको दिया है, दोनों को सटा देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे लगाना है। हम इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर फर्स्ट का सी। देखो हमें दिया गया है घन का आयतन, एक घन का आयतन दिया है 64 का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब। तो प्रत्येक घन का एक कोण निकाल लेंगे, ये हमारा घन है, घन का एक कोण कितना होगा ये निकालेंगे तो इसका हम क्यूब का घनमूल करेंगे। तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा, देखो 4 × 4 × 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी 4 का ये घन है। तो हमारा एक इसकी भुजा आ गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई, चूंकि घन जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि ऐसे ही 2 घन हैं और इन दोनों घनों को सटा कर रख दिया गया। जब सटा दोगे तो आपका क्या बन गया, ये घनाभ बन गया, ठीक है। घन था, 2 घनों को साथ में सटा दिए तो क्या बन गया, घनाभ। अब जब ये घनाभ बन गया तो हम इसकी देखें, हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखो ऊंचाई तो इसकी 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए फिर इसका जो हमारा चौड़ाई होगी वो भी 4 होगी, और लेकिन इसकी जो लंबाई हमारी है, ये देखो 2 घन को सटाया गया तो एक घन 4 है, दूसरा घन 4, तो 4 4 ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर और घनाभ की चौड़ाई B बराबर ये हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई H बराबर ये हमारी 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो बना हुआ घनाभ है दोनों को सटाने से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको फार्मूला भी इसमें याद होना चाहिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है 2LB + BH + HL। अब हम सारे मान को इसमें रख देंगे। ये देखिए रख दिया, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रख दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32, 16 और 32 सबको जोड़ लेंगे, आएगा 80, 2 से गुणा कर देंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो आ जाएगा 8 × 16 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर डी पर। निम्नलिखित डी क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। ये हमको दिया गया है चार्ट और इसका निकालना है माध्यिका। वर्ग अंतराल दिया है बारंबारता। तो चलिए हम आपको बताते हैं माध्यिका कैसे निकालना। देखिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। जब भी हमें निकालना होगा माध्यिका तो हमें संचयी बारंबारता निकालना है। ये हम इसमें करेंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये जो दोनों दिया था वो मैंने लिख लिया। और संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, 7 लिखेंगे, फिर 7 में दूसरा वाला जोड़ेंगे, 19 आया, फिर 19 यहाँ लिखेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे, इसी तरह से फिर जितना आएगा 37 यहाँ लिख दिए, इसमें 15 लिख देंगे, इसको ऐसे फिर 52 लिखे, इसमें 10 जोड़े, ऐसे जोड़ते जाएंगे। लास्ट में जो हमारा आएगा वो और हमारा ये बारंबारता का टोटल ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए। 65 आया, यहाँ भी 65। अब जब आ जाए तो ये नंबर है n = 65 हम लिखेंगे और n/2 निकालेंगे। n/2 निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो आएगा 32.5। 32.5 अब इसमें संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो 32.5 किस में आएगा, इसमें आएगा, 19 में तो नहीं आएगा ना। 32.5 हमारा 37 में आएगा, तो इस 37 में आ रहा है, तो इस वाले लाइन पे हम जाएंगे तो ये हमारा f कहलाएगा। f के बाद इधर इस साइड आएंगे तो ये इसका माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग में ये जो पहला वाला होता है वो उसका l कहलाता है और ये f हो गया, और जो मैंने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर वाला जस्ट CF कहलाता है। अब हमारा सारा मान निकल गया। देखिए यहाँ पे माध्यिका वर्ग हमें पता चल गए 20 से 30 के बीच में है, और L = हो गया 20, ये हो गया, और F = 18 और CF = हो गया 19। और H कैसे निकालेंगे, H हम 30 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा 10। अब हम फार्मूला रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हाँ तो देखिए बच्चों, माध्यिका का फार्मूला क्या है, माध्यिका निकालने के लिए इक्वल टू होता है L + n/2 - CF/F × H। इसी में हम मान को अपना रख देंगे। L की जगह ये देखिए मैंने मान रखा। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर 18 है, यहाँ 10 है, 2 से कट रहा, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, ये कट गया। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 13.5 इंटू यहाँ 5 बचा, ये लिख दिया। अब 9 से ये कट रहा है, 9 × 1 = 9, यानी 9 × 1 = 9, फिर 10 × 11 = 12 13 4 बचा, 45 हो गया, दशमलव लगाए, 9 × 5 = 45, 15 15 × 5 = 75, यानी 7.5। ये हो गया, डेसिमल था तो एक स्थान पे डेसिमल हो गया। अब यहाँ पे 20 में 7.5 को जोड़ देंगे तो आएगा माध्यिका बराबर 27.5। ये हमारा आंसर निकल आया, और आंसर जब आ जाए तो इसको सर्किल कर दीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का। तो डी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं ई पर। ई क्वेश्चन हमारा है बिंदुओं 1 - 5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। देखो कह रहा है x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक निकालना है, मिड पॉइंट नहीं कह रहा है, कह रहा है कि कहीं पर x अक्ष पर इसको डिवाइड करा। देखिए हम इसको आपको बताते हैं कैसे लगाना है। इसमें देखिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट यानी निर्देशांक खींच लेंगे इधर से, यानी ये x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। अब इसमें जो हमें निर्देशांक दिए गए थे -4 और 5 और 1 और -5, इसको हम रखेंगे। देखो 1 ये x मान है तो यहाँ पे हम 1 खाने जाएंगे आगे 1, और -5 है तो हम नीचे आएंगे -5, यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा पॉइंट मिलता है 1 और -5। दूसरा मान हमारा था -4 और 5, तो देखो -4 है तो -4 कैसे आएंगे, 1 2 3 4, माइनस साइड में x वाले पे चलेंगे,
तो यहाँ -4 और 5 है पॉजिटिव, तो ऊपर को चलेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा आया बिंदु। दोनों को मिलाएंगे ऊपर बढ़ाएंगे तो हमारा आएगा -4 और 5 निर्देशांक। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हम लाइन खींचेंगे तो ये देखो हमारा एक्स एक्सिस पर काट रहा है। यही उसने बोला है कि एक्स अक्ष पर काट रहा है, तो उसके हमें पॉइंट बताने हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं आगे कि हमारा के है, इसका m1 मतलब हमारा के है और m2 हमारा 1 है, इसको मान लेते हैं। अब यही हमें के की वैल्यू निकालनी है, निर्देशांक बताना है x का कितना होगा। चलिए देखिए, माना वांछित मान लेते हैं पहले कि अनुपात हमारा के रेशियो 1 है। फिर विभाजन सूत्र लगाएंगे निर्देशांक का। निर्देशांक का विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और कॉमा लगा के ये y की वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसी फार्मूले पर हमको इस मान को रखना है, ये हम रख देते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर कह रहा है यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है, अगर x अक्ष पर स्थित होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि x अक्ष के बिंदु के लिए x की वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी, तो हम लिखेंगे x, 0। अब हमारा आगे जो x और y की वैल्यू है इस तरह लिखेंगे x, 0 और सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी यहाँ पर m1 हमारा क्या था, m1 हमारा k है तो हमने k रख दिया, और x2 हमारा कितना था, ये हमारा x1 है, ये x2 है 1। इस तरह हमने सारे मान को इसमें पुट किया। अब पुट करने के बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, तो k और 4 एक 4 यानी -4, और यहाँ पर करेंगे तो -5 के और +5 और k +1 नीचे वैसे ही रहेगा। ये हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा ये मान जो होगा वो x का होगा, यानी x k -4 अपॉन k +1, और इधर वाला जो मान होगा ये 0 के बराबर होगा। तो पहले हमें चूंकि इसका k की और ना x की दोनों वैल्यू नहीं पता है, तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है y की, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे जिससे हमें k मालूम हो जाए, फिर इसमें हम मान को पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारा देखिए है सारा मान हम सॉल्व करेंगे, तो -k और ये हो गया, इसका उधर जाएगा, ये इससे जाएगा इधर तो गुणा हो जाएगा। गुणा होता है 0 के साथ कोई भी संख्या तो 0 हो जाती है, और यहाँ माइनस बचा हमारा 5k +5। अब यहाँ देखिए 5 कॉमन हो रहा है, -5 हमने कॉमन ले लिया, -5 कॉमन लेंगे तो इसको ले जाएंगे उधर तो डिवाइड होगा 0 से, 0 बटे -5। तो किसी भी संख्या से अगर 0 को हम भाग देते हैं तो 0 आता है, तभी हमारा ये 0 हो गया, बचा k -1। तो अब 0 देखो -1 है, इधर लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 इक्वल टू k, तो यानी k इक्वल टू हमारा आ गया 1। अब जब k की वैल्यू आ जाए तो हम यहाँ k की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा देखिए यहाँ पर भी हमने रख दिया और यहाँ पर भी हमने रख दिया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, क्योंकि बड़ी संख्या निगेटिव है तो यहाँ -3 अपॉन 1 1 2, ये हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू। तो हमारा निर्देशांक क्या होगा, k का मान 1 रखने पर परिणामी बिंदु के निर्देशांक, ऐसे आप लिखेंगे, निर्देशांक x की वैल्यू आई है -3/2 और कॉमा y की वैल्यू तो 0 थी, ये हमारे निर्देशांक हो गए। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का f। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का f। देखो बिंदु a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। a का निर्देशांक निकालना है जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र दिया गया है और b के निर्देशांक दिए गए हैं। निकालना है a की वैल्यू। देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। इसमें पहले हमको एक वृत्त बना लेना है। वृत्त का व्यास हमको दिया है, व्यास हम खींच लेते हैं और उस व्यास का नाम दिया है a और b और इसका केंद्र होता है o। तो हमको यहाँ पर केंद्र का मान दिया था 2 और -3 और b की वैल्यू दिया था 1 और 4, इस दोनों के निर्देशांक दिए और a का निर्देशांक हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा बीच में होता है सेंटर ओ हमारा है, ये मध्य बिंदु कहलाता है। यानी अगर मान लीजिए एक हमारी लाइन है तो लाइन का ये सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो अगर मध्य बिंदु हमें पता है तो मध्य बिंदु के निकालने का सूत्र हमारा आसान सा होता है x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो अगर हमें निकालना है a का निर्देशांक तो हम इसमें रखेंगे, मानते हैं a की निर्देशांक xy है, इसको मान लेते हैं। तो अब चलते हैं, देखो फार्मूला हमने आपको क्या बताया कि x = x1 + x2 अपॉन 2। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x है।
तो यहाँ देखो x हमारा कितना है 2, हमने यहाँ 2 रख दिया, बराबर x1 की वैल्यू कितनी है x है, और x2 की वैल्यू है हमारी 1, यानी कि x + 1/2। एक फार्मूला ये बना, इसको सॉल्व करेंगे, 2 उधर ले जाएंगे, 2 दूना 4 हो गया, x + 1, तो यहाँ से 1 उधर कर देंगे तो आएगा x की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू निकालना है, तो y इसमें दिया है -3, यहाँ लिखेंगे -3, y1 की वैल्यू कितना है y, और y2 की वैल्यू कितना है 4, ये रख दिए। अब हमने इसको सॉल्व किया, 3 दूना 6, -6 हो गया, और उसके बाद हम देखो +4 था, उधर ले गए तो ये -4, माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को जोड़ देंगे 10 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो इसलिए y की वैल्यू हमारी -10 आएगी। अतः निर्देशांक हमारा ए बिंदु का क्या कहलाएगा, 3 है, और दूसरा -10 है। x की वैल्यू पहले रखते हैं, y की वैल्यू बाद में रखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सारे इसके जितने पार्ट दिए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया है किन्हीं 5 प्रखंडों के हल कीजिए। किन्हीं 5 को करना है, 6 क्वेश्चन इसमें दिया है, मगर मैं आपको 6 बताऊंगी, और आपको इससे मिलते जुलते क्वेश्चन को लगा लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है पहला कि के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दिया है ये और ये का एक अद्वितीय हल है। इसमें 3 हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है, और एक होता है कोई हल नहीं, और एक होता है थर्ड होता है अनंत हल होते हैं। तो यहाँ हमसे कहा है एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल के लिए हमें फार्मूला तैयार होना चाहिए, बाकी मान रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। देखिए हम कैसे सॉल्व करना है, इस कॉपी पे कैसे लिखना है। तो हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 2A। इसमें पहले समीकरण को उतार लेंगे जो दिया गया है समीकरण, ये हमने दोनों समीकरण उतार लिया। इससे हम A1 A2 का वैल्यू लिख लेंगे, B1 B2 की वैल्यू लिख लेंगे, और C1 और C2 की वैल्यू ये हमने लिख लिया। अब लिखेंगे कि दिए गए जो समीकरण निकाय है उसमें क्या बोला था, कह रहा था अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए हमारा फार्मूला होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब इसी में हम A1 और A2 रख देंगे 2/3, और B1 हमारा K था, B2 हमारा -5, ये हमने रख दिया, नॉट इक्वल होना चाहिए। तो इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ 3K नॉट इक्वल टू 5 2 जा 10, ये हो जाएगा K, 3 उधर ले जाएंगे तो K नॉट इक्वल टू -10/3। बस इतना लिख देना है कि जो वैल्यू आएगी वो K के नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं होगी। अतः K नॉट इक्वल टू -10/3 के लिए दिए गए समीकरण का निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, नहीं आ रहा है बराबर, इसलिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का B। निम्नलिखित समीकरण युग्म को ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। अब हमें देखो समीकरण 2 दिया है, इसको ब्रज गुणन विधि से करना है, और 4 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए बताते हैं कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन हमारा है प्रश्न उत्तर नंबर 2 का B। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है समीकरण हम लिख लेंगे दोनों, इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको लिखेंगे समीकरण सेकंड, दोनों हमने लिख लिया। और लिखने के बाद देखो 3 मेथड होता है, जो मेथड पूछेगा नाम से अगर पूछेगा तो आपको उसी मेथड से करना है, अगर नाम नहीं दिया है तो आप किसी भी मेथड से करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे अब ब्रज गुणन विधि से। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर विधि का नाम पूछा है तो हम विधि लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से। इसके लिए ये होता है, पहले आप ऊपर लिख लीजिए x, y और 1, यहाँ पर थोड़े थोड़ा दूर पे लिखकर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, जो हमारा समीकरण दिया था उसमें B1 से स्टार्ट करेंगे। समीकरण हमारा था B1 का वैल्यू था 3 और यहाँ B2 की वैल्यू, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा फिर B1 के बाद फिर यहाँ पर C1 C2 फिर x1 x2 फिर यहाँ B1 B2। देखो बच्चों ये हमारा है, पहले लिखेंगे ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि में यहाँ पर पहले ऊपर लिखेंगे x y z। अब x की इस साइड से z नहीं है, यहाँ 1 है, इसको 1 कहते हैं, सॉरी। अब देखो उसके बाद पहले हम जो हमारा समीकरण दिया है उससे B1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, B1 B2 फिर यहाँ पर C1 C2 फिर A1 A2 की वैल्यू, फिर यहाँ पर B1 और B2 की वैल्यू, ऐसे लिखकर उसके बाद इसको क्रॉस बना देंगे इधर से, और इसका क्रॉस इधर से, इसका क्रॉस इधर से, इसका क्रॉस इधर से, ऐसे क्रॉस बना देंगे। अब क्रॉस का मतलब क्या है, करना क्या, देखो सबसे पहले x लिखा है, आप लिखोगे ऊपर x और लाइन खींच लोगे, और
इसका गुणा इसके साथ होगा, यानी 3 गुणा -74। फिर उसके बाद माइनस आप करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर 5 का गुणा 46 -46 के साथ। इसी तरह फिर इक्वल, ये बराबर होगी वैल्यू y के। अब y को लिखोगे, y में भी इसका गुणा इसके साथ -46 गुणे 3, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, माइनस बीच में रहेगा, इन दोनों का गुणा, फिर माइनस, फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा, ये कर दिया। इसी तरह इक्वल टू, अब इधर भी करेंगे 1 अपॉन इसका गुणा इसके साथ 5 गुणे 2 और 3 गुणे -3 गुणे 3। ये हमने मान रखना बता दिया। अब समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 200 -222 माइनस, अब देखो ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 230। इसी तरह इसका गुणा करेंगे तो आएगा -138, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 148, और 5 दूना 10 और 3 तिरिका 9। ये मैंने सॉल्व किया। इसमें से इसको घटा देंगे तो घटाने पर हमारा आएगा पॉजिटिव में आंसर। देखो बड़ी संख्या 230 है ना कि 222, तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने 8 लिख दिया है, निगेटिव नहीं। निगेटिव अब हट गया, x/8। अब इसमें भी देखो ये वाली बड़ी है पॉजिटिव वाली, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे 148 में से 138 तो 10। अब यहाँ पर 9 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, 1 आएगा, 1/1 ये लिख दिया। अब बहुत आसान है, x की वैल्यू निकालना है तो पहले ये लिखेंगे, इसके साथ ये 1/1 वाला लेंगे, तो x/8 इक्वल टू 1/1 क्रॉस करेंगे तो x का गुणा 1 के साथ होगा तो x इकन्नम x, 8 इकन्नम 8, x की वैल्यू आ गई 8। और इधर इसी तरह y के साथ फिर इसी कर लेंगे, तो y के साथ फिर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। हमारी दोनों वैल्यू आ गई, x बराबर 8 और y बराबर 10। ये है गुणन विधि, और ये हमारा हो गया इसके साथ का क्वेश्चन कंप्लीट। और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखिए, अब हमारे सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 है, सी पार्ट है। इसमें दिया है कि 7.6 यानी 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को माप कर लिखिए, मतलब अनुपात में बांटना है रेखाखंड को और उसकी माप बतानी है। तो चलिए देखिए बताते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए बच्चों देखिए, सबसे पहले प्रश्न उत्तर नंबर 2C डालेंगे, फिर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको, रेखाखंड AB इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे रचना करनी है, हमें क्या बनाना है, रेखा AB को 3:4 में विभाजित करना है। अब रचना, अब देखिए रचना मैं आपको बताऊंगी, अब जैसे जैसे आप रचना करेंगे वैसे वैसे आपको रचना के चरण लिख देना है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड, देखिए एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर ये हमने खींच लिया। ये कितनी है हमारी 7.4 सेंटीमीटर, ये हमने खींच लिया। खींचने के बाद फिर एक हम न्यून कोण खींचते हैं। न्यून कोण किससे कहते हैं, 90 अंश से कम होना चाहिए। एक ऐसे स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद 90 अंश सीधा होता है, सीधा नहीं खींचेंगे, ऐसे कैसे भी एकदम न्यून कोण छोटा सा खींच लेंगे, ऐसे लंबा सा, कोई माप नहीं। ये हमारा हो गया न्यून कोण। अब न्यून कोण खींचने के बाद देखो हमसे बोला है 3:4 बोला है, तो 3:4 जब 4 बोलेगा तो हम जो रेशियो दे रहेगा उसको हम जोड़ लेते हैं, 3 + 4 बराबर हो गया कितना, 7। तो जितना आता है उतने हम यहाँ से रखेंगे और इसको पेंसिल को जितना फैलाएंगे एक बार में, ये जैसे मैंने इतना किया और ऊपर करें, तो ऊपर करने के बाद देखो यहाँ से इतना हम ऐसे इसको लगाएंगे, 1, उतनी बार इसको चाप लगाएंगे, 2, फिर ये 3, फिर ये हमारा हो गया 4, फिर ये हमारा हो गया 5, हिलना नहीं चाहिए और ये हिल रहा है, देखिए 5 के बाद हमारा 6 और 6 के बाद हमारा ये हो गया 7वां। ये हमारा जब आ जाए 7वां पॉइंट, जितना इसका टोटल था इतने जब पॉइंट आ जाए तो इसको हम नाम देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, जितना आएगा और आएगा तो और खींचेंगे। अब इसके बाद जब ये हमारा हो जाए तो जहाँ लास्ट वाला पॉइंट आता है इसको पॉइंट B से हम मिला देंगे, ऐसे देखो एकदम सीधा ऐसे खींचेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। अब मिलाने के बाद
अब ये जो हमारा खींचा है इसी के पैरेलल हमको जो बोला था 3:4 ना, तो हमारा 1 2 3 ये आ रहा है, तो इस पे हमें लाइन एक खींचना है जो इसके पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये जा रही है ऐसे ही जाती हुई एक पैरेलल लाइन खींचना है। जब ये खींच देंगे तो ये हमारा रेशियो बढ़ जाएगा 3:4। तो इसको खींचना कैसे है ये बताएंगे। देखो इसको पहले कॉपी को अपने ऐसे घुमा देना, और घुमाने के बाद यहाँ जो हमारा ये जो कोण बन रहा है, हाँ बेटा देखो ये गलती से मैंने 7.4 लिख दिया, 7.6 सेंटीमीटर है ये लेंथ हमारी। ये देखो कैसे यहाँ नाप रहे हैं 7.6, ये देखो ये हमारा है 7.6, ये देखिए है। अब ये 7.6 हो गया, तो अब ये हमने न्यून कोण बनाया, इसको मैंने 7 भाग में डिवाइड किया और एक इसकी लाइन को ऐड किया, रेखाखंड खींच दिया। अब ये रेखाखंड खींच दिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे समान। इसकी पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम इस पॉइंट पर रखेंगे 7 वाले पॉइंट पर, और इसका एक आर्क यानी चाप लगाएंगे। ऐसे चाप लगाने के बाद ये हम अपना पेंसिल इस पे उठाएंगे और इसको नाप लेंगे कितना है। पहले जितना हमने आर्क यहाँ लगाया है इस पॉइंट पर, इसी को ऐसे उठा के 3 वाले पे जिसको हमें डिवाइड करना है, जिस पर खींचना है, इस पॉइंट पर रखकर इसको हम एक आर्क और लगा देंगे। ऐसे लगा दिए। अब लगाने के बाद देखो यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे नाप लेंगे कि ये कितना हमारा है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये इस डिस्टेंस को हम नाप लेंगे ऐसे। और नापने के बाद हम उठाएंगे और जहाँ पर ये आर्क हमारा काटा था इस पर रखकर और इसको हम ऐसे काट देंगे। ठीक, जहाँ पर ये ये हमारी बिंदु को काट रहा है, ये इस पॉइंट, यानी हमने पहले क्या किया, पहले यहाँ से हमने एक आर्क लगाया, फिर हमने जिस पॉइंट पे खींचना है समानांतर लाइन उस पर से मैंने आर्क लगाया, फिर इसकी लेंथ को नाप लेंगे और इस लेंथ को हम यहाँ से रखकर इस आर्क को काटेंगे। जहाँ पर काटता है वही हमारा इसकी पैरेलल लाइन वहीं पर बनेगी। अब देखो ये पॉइंट मुझे मिला है और ये हमारा है जहाँ हमें बनाना। अब इसको हम ऐसे खींच देंगे, देखो ये हम खींच देते हैं, तो ये हमारी बिल्कुल देखो इसके पैरेलल लाइन बन गई। देखिए जब मैंने इसके पैरेलल लाइन खींच दी, तब अब ये जो पॉइंट हमें मिला इसको हम नाम देंगे P। ये P जो है देखो AP हमारा ये जो रेशियो था 3:4, ये 3 हिस्सा इधर हो गया और हमारा 4 हिस्सा इधर हो गया, यानी कि एक रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। हमसे पूछा है कि AP यानी ये रेखाखंड जो बटा है इसकी लेंथ पूछा है कितनी है, तो हम क्या करेंगे AP को नाप लेंगे और PB को नाप लेंगे, दोनों को नाप लेंगे और नाप कर हम लिख। फिर देखिए ये हम इसको नापते हैं कितना आया है, यहाँ से स्केल रखना और इसको ऐसे नाप लेना। ये देखो हमारा ये आया है 3, ये इधर वाली लेंथ हमारी है ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद इधर का नापेंगे, यहाँ से नापेंगे तो ये देखो आ रहा है हमारा 4.6, यानी कि 4.6 सेंटीमीटर। तो देखो हमारा 2 भाग में बटा है, एक 3 भाग है और एक चौथा भाग है, दोनों को जोड़ के देखें क्या मेरा इतना आ रहा है 3, और इसमें जोड़ना है 4.6 को 0 जोड़ देते हैं तो आएगा 6, 4, 3, 7। देखो 7.6 का हमारा रेखाखंड था, ये हमारा बट गया 2 भागों में 3:4 के अनुपात में। समझ में आया। अब जैसे जैसे मैंने बनाया है रेखाखंड, आप इसको रचना को आपको याद नहीं करना है, जैसे बनाते जाओ ऐसे रचना के पॉइंट लिखते जाओ कि पहले ए बी रेखाखंड खींचा, फिर ए बी रेखाखंड को बिंदु ए को न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX हमने खींचा है ये। उसके बाद उसको रेखा AX को समान लंबाई यानी 3 + 4 = 7 भाग A1 AA2 A3 A3 ऐसे करते करते पूरा A7 खंड काटते हैं। काटने ये काटा, चाप लगाया यानी काटा, फिर रेखाखंड AB खींचा, ये हमारा A1 और B इसको मिलाए। अब इससे मिलते हुए इसके समानांतर लाइन खींचा, देखो समांतर रेखा A3P खींचे जो बिंदु P पर काटती है। अब हम क्या करेंगे, अनुपात में बढ़ गया, अब हम इसका नाप जितना आया है यहाँ आंसर में लिख देंगे। AP हमारा कितना आया है 3 सेंटीमीटर,
ये मैंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, और PV हमारा है 4.6 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिख देंगे 4.6 सेंटीमीटर। ये हमारा कंप्लीट हो गया रचना। इतना आप करेंगे तब आपको जाके 4 मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है D। इसमें दिया है यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 है तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे निकालेंगे, इसको बताते हैं हम आपको। देखिए हम डालेंगे इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 2D। पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। हमारा दिया है cos थीटा इक्वल टू 4/5। देखो एक चीज याद रख लेना, लाल बटे कक्का। तो इसमें कॉस क्या होता है, साइन कॉस होता है आधार बटे कर्ण। हम लिख दिए आधार बटे कर्ण, यानी हमें आधार की मान मालूम है और कर्ण का। ये हमने एक बनाया ट्रायंगल, यानी हमारा बनता है एक समकोण त्रिभुज। हम बना लेते हैं और इसमें जो वैल्यू हमें पता है, आधार कितना है 4, ये आधार होता है, ये कर्ण है, ये लंब है। देखो 5 है हमारा कर्ण, ये हमने डाल दिया। हमको अभी इसको निकाल लेंगे तब हमें सारे मान पता हो जाएंगे, उसके बाद हम पुट कर देंगे उसमें। देखो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा लंब आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। AB इक्वल टू, ये हमें लंब निकालना है, B इक्वल टू √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब हम रखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, घटा देंगे 9 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया वर्गमूल 3। 9 है 3 का वर्गमूल 3, हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ये हम देखो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर 3। अब ये हमें पता चल गया। तो अब हमें जो प्रूव करना है साइन थीटा कॉस थीटा, यानी हमें साइन की वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस की पता है, टेन की भी मालूम होनी चाहिए। तो पहले साइन और टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू हमारी है 3 और कर्ण हमारा है 5, 3/5। टेन की वैल्यू हमारी क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, L/A, यानी लंब 3 और आधार हमारा 4। सारी वैल्यू हमें पता हो गई। अब हम अपनी क्वेश्चन पे जो हमें इसको सॉल्व करना है, देखो इसमें लिखा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सबका मान हम रख देंगे। साइन थीटा हमारा 3/5 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो गुणा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू हमें पहले से दिया था 4/5, प्लस है प्लस लगा लो। उसके बाद tan का मान हमारा आ गया 3/4, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाओगे। ठीक, अब इसको 4 कुछ कट नहीं रहा, अगर सॉल्व होता सॉल्व कर लेते, नहीं कट रहा है तो गुणा कर लीजिए। 4 3 12 5 25, ये हो गया। और इसका वर्ग खोल लीजिए, 3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 का स्क्वायर यानी 16। अब हम इन दोनों का LCM निकालेंगे। ये मैंने LCM निकाल दिया है, इसका LCM आएगा 400। तो ये हम रखेंगे 400, और 25 से 400 को हम भाग देंगे तो आएगा 16। 16 से 12 को गुणा करेंगे, फिर 16 से भाग देंगे 400 को तो आएगा 25। 25 से 9 को गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 192, और इधर आएगा 225। दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 417/400। ये हमारा हो गया आंसर। हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। C हो गया, D हो गया, D का हमारा आंसर आ गया 417/400, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखो ई क्वेश्चन करा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी F का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य हमको दिया है। अब F निकालना है, यानी यह हमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें F की ये जहाँ ये वैल्यू हमारी नहीं है, ये बारंबारता में निकालना है। तो इसके लिए माध्य वाला हमें चार्ट बनाना होगा। चलते हैं। तो बच्चों देखिए, ये हमारा चार्ट बन जाता है। सबसे पहले समांतर माध्य की सारणी बनाएंगे। माध्य नहीं पता रहता, अभी हमने बताया था शुरुआत क्वेश्चन में। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 15 25 35, ये निकाल लेंगे। बारंबारता में दिया गया, दोनों को गुणा करेंगे, सिग्मा fx। देखो इसको गुणा करने के लिए 15 का f का गुणा करेंगे तो 15f आएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो f को छोड़कर और सारे को जोड़ लेंगे तो आएगा सिग्मा f बराबर 27 प्लस f। और इसी तरह इसमें 15f को छोड़ेंगे और सबको जोड़ेंगे तो सबको इसको तुम्हारा आएगा 755, और प्लस ये 15f प्लस करके आप लिखेंगे। लिखने के बाद अब हम लिखेंगे फार्मूला, समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। देखो समांतर माध्य हमें 25 दिया था, हमने यहाँ रख दिया, और इसको जोड़ने पे जितना आया था वो हमने रख दिया। यहाँ पर 755 प्लस 15f, और नीचे तुम्हारा सिग्मा आया था 27 प्लस f। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे, इधर ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला आएगा। ये देखो 755 प्लस 15f इधर आ गया,
और इसका गुणा होगा इसमें पूरे में। तो इससे 25 से 27 का गुणा करेंगे इतना आएगा 675, और 25 का f से गुणा करेंगे तो 25f। अब देखो एफ को एक साइड कर देते हैं और इसको एक साइड करते हैं, ये इधर करेंगे तो हमारा इसमें जाएगा, घटेगा 755 से 675 को घटा दिए, और 15f को इधर ले आएंगे, 25 था इधर लाएंगे तो 15f में माइनस आएगा, ये देखो 15 के पास माइनस आ गया, 25 में से 15 घटाएंगे 10f, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 80। अब इसको f निकालेंगे तो 10 से भाग देंगे, आएगा 8। ये हमारा f की वैल्यू आ गई, f बराबर 8। ये हमारा आंसर, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी f। निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक निकालना है, चार्ट आपको दिया है, बहुलक निकालना हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2 जो भी करेंगे, वर्ग अंतराल बारंबारता। इसमें कोई चार्ट नहीं बनाना है, यही चार्ट काम करेगा, इसको बना लीजिएगा। और सारणी से स्पष्ट होता है, देखो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, 12। इसको हम सर्किल करेंगे, ये हमारा f कहलाएगा। इसके इस साइड जाएंगे, ये हमारा f1, इसके आगे चलेंगे तो f2, और इसके ऊपर जाएंगे तो ये हमारा बहुलक वर्ग है। और बहुलक वर्ग में सबसे पहला वाला जो होता है उसको लिमिट, लोअर लिमिट कहते हैं, यानी l कहते हैं। ये सारे मान कंप्लीट हो गए। अब देखो यहाँ लिखेंगे कि सारणी से स्पष्ट है कि अधिकतम वर्ग बारंबारता 12 है, हम इतना लिखना पड़ेगा। अतः बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80 होगा। ये हो गया, L की वैल्यू हो गई 60, H का वैल्यू हमें इसमें से इसको घटा देना है, 20 आ जाएगा। F1 हमारा, F हो गया 12, F1 हो गया 10 और F2 हो गया 6। फार्मूला हमारा होता है बहुलक निकालने का, बहुलक इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब सबका वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको फिर देखिए मान को पुट कर देते हैं। L की जगह हमने रख दिया 60, F1 है 12, ये सब कुछ रख कर मान रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसको जोड़ देंगे, माइनस 16, 16 घटा देंगे, 24 में से 16 8 आएगा, 2/8, फिर यहाँ 8, यहाँ देखो 2 चौको 8 और 4 पंचे 20, 5 आया, 60 और 5 65। ये हमारा बहुलक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसमें समीकरण दिया है 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11 और 4/x माइनस 5/y इक्वल टू 7। इसको हल करना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हाँ तो बच्चों ये है प्रश्न उत्तर नंबर 3। इसमें तुम्हें 2 क्वेश्चन दिया गया है अथवा करके, तो दोनों क्वेश्चन मैं बता दूंगी, एक क्वेश्चन आपको कोई करना होगा। देखिए दिया है 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11। पहले हम पहला इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन हम लिखेंगे, इसमें हम अगर 3 को अलग कर दें तो यहाँ बचेगा क्या, 1। 3 को बाहर कर दिए तो बचा 1/x, 3 हमने बाहर कर दिया 1/x, प्लस इसी तरह इसमें से 2 अगर अलग कर देते हैं तो 1/y आएगा इक्वल टू 11। अब इसी तरह समीकरण जो दूसरा हमारा है इसमें भी बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 4 है, 4 को हमने अलग कर दिया तो 1/x, और उसके बाद 5 को अलग कर दिया तो -5 1/y इक्वल टू 7। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकंड, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हमारा 2 इक्वेशन बन गया। अब देखिए हमारा समीकरण हम देख रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए ना। समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 1/x है इसको हम मान लेते हैं p, और जो हमारा 1/y है दोनों में है इसको हम मान लेते हैं q। प्रतिस्थापित कर देंगे दोनों मान कर और इसमें डाल देंगे। देखिए यहाँ 3 1/x की जगह हमने रख दिया p, तो ये हो गया 3p। अब यहाँ 2 1/y की जगह हमने रख दिया q, तो ये हमारा बन गया 2q इक्वल टू 11। अब ये इक्वेशन 3 हो गया। और इसी तरह दूसरे वाले में भी हम p और q रख देते हैं, तो हमारा 4p माइनस 5q इक्वल टू 7। ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। अब ये देखिए, अब ये सॉल्व हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि कोई इसमें नंबर बराबर होना चाहिए। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 बराबर नहीं है तो कटेगा भी नहीं, कैंसिल भी नहीं होगा। तो इसको हमें इक्वल करना होगा। यहाँ प्लस माइनस है, अगर हम इसी को इक्वल कर दें
तो हमारा क्लियर हो जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं 5 से कर दें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 में हमने 5 का गुणा किया और इक्वेशन 4 में हमने 2 का गुणा किया। गुणा करने के बाद देखो समीकरण 3 में 5 का तथा 4 में 2 का गुणा करके जोड़ने पर गुणा कर देंगे तो 3 का 5 से करेंगे 5 3 15 पी और 5 दूना 10 और 11 पचे 55 ये हो गया। और दूसरा इसको 2 से करेंगे 2 चौको 8 2 पंचे 10 और 2 सते 14। अब देखिए ये मैंने इसमें कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ते समय साइन को बदलना नहीं है तो ये हमारा कैंसिल हो गया और ये दोनों जुड़ जाएगा। 15 8 हो जाएगा 23 पी और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 69 आ गया 69। अब पी निकाल लेंगे तो पी 23 से ये कटेगा 3 बार में तो p इक्वल टू 3 हमारा आ गया। अब ये p की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे इन दोनों में से। p का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर इसमें हम रख देते हैं। तो यहाँ जहाँ p है वहाँ हमने 3 रख दिया। 3 तरीक का 9 हो गया। बाकी सारा ऐसे ही लिख देंगे और हम q की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 9 उधर कर दिए तो 2 आया, फिर उसके बाद 2 इधर आया तो यहाँ 1। q की वैल्यू हमारी आ गई 1। यानी p निकालिए q निकालिए, लेकिन हमसे p q थोड़ी पूछा है। हमसे तो क्वेश्चन में पूछा है x और y निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ से मैंने माना था कि 1/x इक्वल टू p, यही हम p की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे और q की वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे तो हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो दिखाते हैं कैसे होगा। p तथा q का मान 1/x तथा 1/y में रखने पर p 1/x ये हमारा था इक्वेशन। हमने p की जगह 3 रख दिया। 1/x क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3 यानी ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा तो x बराबर 1/3। और यहाँ q में q इक्वल टू 1/y था, q का मान आया है 1 हमने रख दिया, y इक्वल टू 1 तो हमारा दोनों मान आ गया है। x बराबर 1/3 और y बराबर 1। ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम अथवा की तरफ आते हैं। अथवा है हमारा दिया है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ देते हैं। हाँ देखिए अथवा हमें दिया गया है, इसको करें या इसको करें। तो इसमें दिया है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। यानी अंश में 1 जोड़ देंगे तो 1/3 हो जाएगा और उसके हर में 1 घटा देंगे तो वो 1/4 हो जाता है। तो पूछ रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें मानना है कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा है उसी को मानना है कि माना वह भिन्न है बराबर x/y। प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट में क्या बोला था कि अगर उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा भिन्न है x/y, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कह रहा हो जाएगा 1/3। ऐसे लिख देंगे x/y प्लस उसमें 1 कर दो अंश में, तो उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे तो 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, y से इधर हो जाएगा 3x। देखो खोल दिए 3 एक कन्नम 3, उसके बाद y, फिर यहाँ देखो उसके बाद इसको इधर ले आएंगे तो 3x, y को इधर लाएंगे माइनस इक्वल टू इसको उधर कर देंगे -3। ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर उसके हर में 1 घटा दें तो 1 घटा देते हैं तो ये माइनस किए, उसके बाद हमारा 1/4 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x और ये हो जाएगा y -1 तो इक्वल टू हो जाएगा 4x - y इक्वल टू -1 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो हमारा बना था उसको हम घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे और ये कट गया, हमारा आंसर आया 4 में से 3 माइनस किए तो -x आया, यहाँ पर 2 माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई। 2 जो आया है वो किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे, हमारा आंसर y का आ जाएगा 9। अभिष्ट भिन्न हमारा क्या होगा, x y निकल गया, x/y माने थे 2/9। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है, मतलब 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले एक स्वच्छ डायग्राम आप बना लीजिएगा कि ये हमारी मान लेते हैं ये हमारा है मंदिर जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर और ये हमारा है सड़क
और सड़क के दूसरे साइड में हमारा बन गया भवन। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है h। तो अगर मान लेते हैं इतनी दूरी ये h है तो यहाँ तक की दूरी भी h होगी, और दूसरी हमारी यहाँ तक की दूरी 15 में से h घटा देंगे, ये आ जाएगा। कह रहा है कि इसके जो हमारा मंदिर है, मंदिर के शीर्ष से यहाँ जो भवन है इसके शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है 30 अंश, ये हमने बना दिया उन्नयन कोण। उसके बाद बोल रहा है कि भवन के पास से, भवन हमारा कहाँ है, ये है, इसके पास से इसका कह रहा है शीर्ष का अवनमन कोण 45 अंश है, तो ये अवनमन कोण बन गया 45 अंश, तो हमारा यहाँ बनेगा। अब हम यहाँ मान लेते हैं कितनी दूरी हमारी x है। ये डायग्राम हमने बना लिया, इसको ABCDE नाम दे देंगे। उसके बाद देखिए करेंगे, पहले मानेंगे कि भवन की ऊंचाई बराबर h है, जो हमने यहाँ माना है। मंदिर की ऊंचाई दी गई है 15 पूरी, ठीक। तो त्रिभुज ABC, पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 1045 इक्वल टू AB पूरा अपॉन BC, यानी 15/x, x की वैल्यू हमारी आएगी, बराबर हमारा आ गया 15 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज हम लेंगे, देखो डायग्राम में जो दूसरा बना था छोटा वाला त्रिभुज दिखाते हैं, हमारा है AED। अब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें हमारा 1030 का मान लेंगे, और ये बेस जितना इसका है वही यहाँ वैल्यू होगी, AED, और इसमें हम लेंगे 1030। तो 1030 देखिए 1030 इक्वल टू AE/ED। तो AE की वैल्यू हमारी कितना है 15 - h, और ED हमारा है x, यानी नीचे का बेस। तो यहाँ देखते हैं हम 1030 का मान होता है 1/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x देखें यहाँ पर हमने ये मान रखा, अच्छा x की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 15, हम लिख सकते हैं यहाँ पर x की जगह हमने चेंज कर दिया 15 लिख दिया। अब इसका क्रॉस करेंगे तो 15 इधर चला गया, 1 से मल्टीप्लाई यानी 1 से गुणा हुआ तो 15, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो √3, 15 - x। तो यहाँ देखते हैं 15 से इसका गुणा करेंगे तो 15 √3, और यहाँ पर हो जाएगा h√3। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो h√3 है, और यहाँ है 15 √3। ये 15 को इधर ले आए, कॉमन ले लिए इसमें, तो 15 कॉमन हो गया, तो आया √3 -1, और इसका √3 जो था ये नीचे चला आया, मल्टीप्लाई था। अब √3 यानी इसका हम परमेयीकरण कर देंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 3, और यहाँ पर √3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √3 का √3 से गुणा होगा 3, और √3 बन जा √3। तो यहाँ 3 से 15 काट दिया, हमारा आंसर आ गया। ऊंचाई इसकी आ गई 5 ब्रैकेट में 3 - √3। तो भवन की हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 - √3 मीटर। इतना हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब इसमें अथवा क्वेश्चन दूसरा दिया है, हम आते हैं, दिया है अथवा करके, इसको करना है या इसे करना है। तो ये क्वेश्चन है दूसरा, देखिए इसको भी बताते हैं। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। इसको भी सेम ऐसे ही दिया है, इसको भी सिद्ध करना है। चलिए दिखाते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले तो हम मानेंगे कि भवन की ऊंचाई कितनी है। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, और उसके बाद पहले डायग्राम को ड्रा करोगे। डायग्राम में क्या किया था, कह रहा था कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो ये हमारा भवन है और ये हमारा स्तंभ है, इसके शीर्ष से और स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये हमने बना दिया। फिर कह रहा था कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का, ये है इसका स्तंभ का, ये नीचे पैर का हिस्सा, इसके पाद का अवनमन कोण ये बना 45 डिग्री है। तो ये अवनमन बना, यहाँ से एकांतर कोण बन रहा है, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक। और इस क्वेश्चन को पहले करने से पहले हमें डायग्राम को ही बनाना है। इसमें देखो स्तंभ की ऊंचाई दिया गया था क्वेश्चन में कि 40 मीटर है, तो ये पूरी ऊंचाई हमारी देखो 40 मीटर है, ये हमने लिख दिया। और हमको पूछा भवन की ऊंचाई दिया है, लेकिन इसको निकालना है। 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर दिया है, लेकिन इसको प्रूव करना है। तो ये हम मान लेते हैं h है,
और ये भी नहीं दिया है, इसका बेस भी इसको मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारी है x मीटर। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, तभी हम ये ऊपर का निकाल सकते हैं। और यहाँ पूरी लेंथ हमारी है 40, अगर ये h है तो यहाँ तक की डिस्टेंस भी h होगी, और ये डिस्टेंस जो होगी वो 40 में से h को घटा देंगे तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। ट्रायंगल को लेते हैं CDE, इस ट्रायंगल को, तो हमारा ये निकलेगा। देखिए हमने लिया कि त्रिभुज CDE में यहाँ 1045 बन रहा है, हम लेंगे 1045 इक्वल टू लंब और आधार यानी CD अपॉन DE, ये रख दिए। 1045 का मान 1 होता है और CD हमारा है x और ये है h, यानी क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू h, यानी जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है। इसको हम कह सकते हैं x बराबर h या h बराबर x। अब हम दूसरा ट्राइंगल एक ये लेंगे 60 वाला AC और B में, तो हमारा ट्राइंगल है ABC, ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ ट्राइंगल इसमें 1060, अब 1060 लेंगे तो ये हमारा इसका लंब होगा और ये हमारा आधार होगा AB अपॉन BC। अब मान रखते हैं 1060 की वैल्यू होता है √3 और इसका देखिए AB की वैल्यू हमारी कितनी है, 40 में से h माइनस करना है, 40 माइनस h, और इसकी वैल्यू है x, जितनी है इतनी है। x की जगह हम h रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर h है नीचे भी h कर देते हैं तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब हम इसको निकालेंगे, इधर जाएगा तो ये जाएगा h√3, 40 माइनस h। अब यहाँ पे देखिए h को इधर ले आते हैं, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में कॉमन ले लिए तो √3 + 1 40, h इक्वल टू हो जाएगा 40 और अपॉन ये नीचे आ जाएगा √3 + 1। इसका परमेयीकरण करेंगे तो माइनस से, ये प्लस है तो इसका माइनस लेंगे, √3 - 1 √3 - 1, ये हो जाएगा 40 √3 - 1, और इसका 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और प्लस यहाँ पर माइनस लगेगा, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो स्क्वायर है 1 आ गया, यहाँ आ गया 2। अब यहाँ देखिए तो ये 2 आया, 2 से इसको 40 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, ये हमारा आंसर आ गया h बराबर 20 √3 - 1। इतना ही मुझे प्रूव करना था, अतः भवन की ऊंचाई बराबर h इक्वल टू कितना आ गया, 20 √3 - 1 मीटर सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन नंबर अब हमारा 5 है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, चाहे ये करो या ये करो, हम आपको दोनों बता देते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है, एक ठोस है जो एक शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले की वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। यानी इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो डायग्राम आप बनाएंगे और मानेंगे। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या मान लेते हैं r है और ऊंचाई h है। जो जो चीज़ें पहले हमसे पूछा है क्वेश्चन में, उसमें क्या क्या निकालने को बोला था, शंकु की त्रिज्या तो उसको मान लिया r है और ऊंचाई उसकी h है। तिर्यक ऊंचाई अगर निकालेंगे तो तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं साइड वाले को, L इक्वल टू होता है r² + h², यानी ये और अपॉन ये पाइथागोरस थ्योरम से लगेगा। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो अर्धगोले का सबसे पहले तो डायग्राम ड्रा किए कि एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु है, ऐसा ये खिलौना बना है यानी ठोस है। अब इसमें कह रहा है कि जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के समान है। तो अब यहीं से हम निकालना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे कि प्रश्न में बोला है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। फार्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का, 2πr² अर्धगोले का, और शंकु के वक्र पृष्ठ का πrl। अब सब में मान रख देते हैं, देखो 2πr², कोई मान तो दिया नहीं है, हमको ऐसे ही इसमें रखते जाना है। पाई की जगह पाई रखे, आर की जगह आर, एल हमने रख दिया √ जो हमने माना था, ये √r² + h²। दोनों पक्षों का देखो रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। इधर वर्ग किए, इधर वर्ग किए, पूरे पर इधर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 पाई का स्क्वायर, और r की पावर 2 था, 2 2 जा 4, यानी कि r की पावर 4, ये हमारा आ गया। और यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा तो आ जाएगा π² + r²। अब यहाँ देखो इस साइड में भी π² है, इस साइड में भी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और यहाँ r² है, यहाँ r की पावर 4 है तो इसमें से
2 कट जाएगा, बचेगा 2 आर स्क्वायर और 4 बचा, और यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम आर को उधर ले जाते हैं, आर इधर ले गए तो हमारा 4 में से 1 आर स्क्वायर घट जाएगा, 3 आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमें दोनों का अनुपात निकालना था, त्रिज्या का अनुपात निकालना है, त्रिज्या और ऊंचाई का। तो यहाँ देखिए इसको इधर लाएंगे और नंबर को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा नीचे, और इसका 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3। स्क्वायर को हटाएंगे, बाहर कर दिए, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट आया तो मतलब अंडर रूट 1/3। आर और एच का जो हमारा रेशियो आया अंडर रूट 1/3 आया। ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर होता है, रूट होता है 1, और अंडर रूट 3 का रूट नहीं हटेगा, तो इसका रेशियो हमारा आ गया आर रेशियो एच इक्वल टू 1 रेशियो अंडर रूट 3। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब चलते हैं हम अपने अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस के गोले को पिघलाकर, अलग अलग देखिए व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं है, को पिघलाकर ठोस गोला बनाया गया। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए बताते हैं। चलिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3 गोले थे, उनका व्यास दिया था, तो हम पहले मान लेते हैं पहले वाले का व्यास D1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, D2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और D3 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये 3 गोलों का ये दिया, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। R1 इसको अपॉन 2 कर देंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर, इसको अपॉन 2 कर देंगे तो आएगा 8 सेंटीमीटर, 2 8 16, 20 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकल आई। अब कह रहा है कि माना नए गोले की त्रिज्या है, यही हमको निकालना है, जो नया गोला बना है उसकी त्रिज्या निकालना है, तो इसको मान लेंगे कैपिटल आर है। तो नए गोले का आयतन, जो नया गोला है वो छोटे ही गोले को, तीनों गोलों को काट पिघला कर बनाया गया है ना, तो इसलिए जो बड़ा गोला है उसका आयतन इन तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो पहले 3 गोलों का आयतन, ये देखिए आयतन, गोले का आयतन वही होगा 4/3 पाई आर। अब यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे क्यूब, और यहाँ हम लिखेंगे 4/3 पाई R1 का स्क्वायर, यानी पहले गोले का, दूसरे R2 का क्यूब, और दूसरा है R2 का क्यूब, और तीसरा 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, इसमें कॉमन ले लेंगे 4/3 पाई, ये इतनी चीज़ें सब में है, इसको ले लिए कॉमन, तो बचा अंदर R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। ये 4/3 पाई कट जाएगा, कैंसिल। R का क्यूब इक्वल टू, यहाँ मान रख देंगे त्रिज्या का, 6 था पहला, 6, 8 और 10 का क्यूब सब निकालेंगे। देखो 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा हमारा 216, 8 का क्यूब करेंगे तो 512, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1728। ये हमारा आर क्यूब आया। तो आर निकालना है तो क्यूब हटाएंगे तो इधर आ जाएगा करनी, तो ये करनी हमने लगा दिया। इसका जब निकालेंगे तो आएगा 12, ये 12 × 12 × 12 का ये करनी है। तो इसका आंसर निकल के आया आर बराबर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या आई है। पर हमसे पूछा है बड़े वाले गोले का व्यास बताइए, तो गोले का व्यास निकालेंगे तो आएगा 2 × r, 2 से गुणा कर देंगे, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो हमारा नया जो गोला बना उसकी जो हमारी वो व्यास आया है वो 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? मैंने आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। ये 2023 का पेपर है जिसे मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को समझा दिया है और उसका सॉल्यूशन कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। बड़ी लंबी वीडियो बन रही थी इसलिए मैंने करके तब उसके बाद आपको समझाया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। आने वाले समय में कभी भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।